अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है। ऐसी अपेक्षा ना थी कि इस विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा होगी और इतने सारे माननीय हमारे सदस्य इसमें बोलने की इच्छा प्रकट करेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि ये विषय सबके हृदय के नज़दीक है और कुल मिलाकर के सिद्धांतिक तौर पर किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। आई विल लाइक टू ऑफिशियली एक्नॉलेज श्री सुरेश फ्रॉम कांग्रेस, डॉक्टर सतपाल सिंह बीजेपी, डॉक्टर DM कार्तिक आनंद फ्रॉम DMK, चिंता अनुराधा जी YSR, राहुल रमेश शिवाले जी शिवसेना, अछूतानंद सामंत जी BJD, मालूक नागर साहब फ्रॉम BSP, महाराज सुमेधानंद सरस्वती जी भारतीय जनता पार्टी, इम्तियाज साहब, डॉक्टर DNV शांति कुमार, डॉक्टर TT चिदम्बरम, मिसेस संगीता आज़ाद, श्री संजय सेठ और अभी अधीर रंजन जी। बोले रूडी जी हमारे गुरु भी हैं और सदा हमें गाइड भी करते रहे, इसलिए इनका नाम मेरी जुबान से लेना छोटे मुंह बड़ी बात हो जानी थी। दादा का नाम ले लीजिए, दादा का नाम ले लीजिए। जैसे MK रामचंद्र हैव स्पोकन नहीं है, वे फिर से आ रहा है। No, this is also a healthy sign, Dada, that everybody wants his name to be included and associated with this legislation. So it gives me tremendous amount of encouragement. Thank you, sir. Thank you. Now the point, sir, is, as I said in the morning, I hope we'll carry forward this legislation in the same spirit. This is above politics, and I think this is a concern which deals with the daughters and sons of this country, and which all of us share. अब कुछ एक शंकाएं हैं, क्योंकि अभी हमने इस बिल को शायद उतना विस्तृत तौर पर पढ़ने का अवसर भी नहीं रहा और चर्चा भी नहीं रही। सबसे पहले तो जो बात माननीय सुरेश जी ने उठाई थी, उसके बाद फिर भी कुछ एक हमारे मित्रों ने उठाई। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि the student or the candidate does not fall in the purview of this legislation. कहीं ऐसा संदेश ना जाए कि किसी उम्मीदवार को, चाहे वो जॉब एस्पिरेंट है, चाहे वो किसी उच्च संस्थान में दाखिला लेने के लिए कैंडिडेट है या उम्मीदवार है, उसको किसी तरह से हैरेसमेंट में डाला जाएगा, तंग किया जाएगा। ये लेजिस्लेशन या कानून उन लोगों के विरुद्ध लाने का प्रयास हो रहा है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं या इसमें किसी तरह का अपराध करते हैं। दूसरा, ये कहा गया कि फेडरल, आई थिंक अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी वी हैव ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सो वी हैव गॉन वन स्टेप बियॉन्ड, एंड इट विल नॉट बी राइट टू से दैट देयर इज एनी अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज दिस एंटायर सिस्टम। जब हम सबका एक ही कंसर्न है तो सेंट्रलाइज की क्या बात है। मैंने सुबह भी कहा था, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे या आपके बच्चे या आपके बच्चे या आपके बच्चे या आपके बच्चे उस स्थिति से गुजरे जैसे वो बिटिया गुजरी, जो लिख के छोड़ गई कि मम्मा पापा आई एम दी वर्स्ट डॉटर इन दिस वर्ल्ड। तो फिर कहाँ आया सेंट्रलाइज? वो कहते हैं कि खड़ा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जहाँ दर्द से हम जुड़ रहे हैं वहाँ जुदाई की कोई गुंजाइश नहीं, राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार बात कही गई है और वो एक सकारात्मक सुझाव है कि अगर कोई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो फिर उसको जल्द अज जल्द करने का प्रयास किया जाए। आई थिंक दिस इज़ अ सजेशन विच इज़ वेल टेकन। और इनका कहना है कि बच्चों का साल ज़ाया जाता है। अब उसमें होता क्या है कि अलग अलग परीक्षाएं जब रद्द होती हैं तो अलग अलग कारणों से, कहीं CBI की इंक्वायरी है,
कहीं किसी और तरह का एजेंसी या संस्था और इसकी जांच कर रही है। तो इसलिए चाहते हुए भी कोई समयबद्ध सीमा रेखा बनाना प्रत्येक परीक्षा की स्थिति में संभव नहीं रहता, लेकिन हाँ, प्रयास हमारा भी यही रहेगा और सबका रहेगा, और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज है उनका भी रहता है। और उसके दायरे में वो सारे अदारे आ जाएंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, चाहे संस्थाएं हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर हैं। सतपाल जी ने ठीक कहा कि लाखों की संख्या में अब ये परीक्षा में हमारे उम्मीदवार अपीयर होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 50, 60, 70 लाख। और इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद अभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे उस तरह से विकसित हो रही हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात विच आई विल सीक द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर टू क्लैरिफाई, डॉक्टर DM कार्टिर आनंद साहब ने बड़ा एक सरकार पर आरोप लगाया कि ये भाषा के कारण कहीं भेदभाव हो रहा है। Now I said in the beginning, I don't want to give even the slightest political tinge to this debate, but on the basis of facts, may I make a small submission that this is for the first time this government, NDA government under Prime Minister Modi, which has started conducting staff selection examination in 13 regional languages, including Tamil. This did not happen during the UPA rule, of which DMK was the partner. So may I humbly remind him, what they had left undone has been accomplished by this government. If they could not do it at that time, whatever may be their reasons, we have done it. Similarly, as far as the UPSC is concerned, we have again 13 scheduled languages conducting this exam. We hope to gradually include all the 22. The staff selection examination is being conducted in all the regional languages, including Tamil and also the other South Indian languages. और मैंने सुबह कहा था कि मेरा सौभाग्य कि इस तमिल संस्कृति के प्रतीक सोलंग के उपस्थिति में इनको साक्षी जान करके हम ये युवा शक्ति को समर्पित ये विधेयक ला रहे हैं. So with all the due respect to all the cultures, all the regions of this country, we have introduced 13 regional languages, this government only, for all the different kinds of exams, including MTS, non-technical, constable in paramilitary forces, and combined higher secondary level. Higher secondary के बाद जिन जिन पदों के लिए उम्मीदवार क्वालिफाइड होता है एलिजिबिलिटी, उस तक भी हमने रीजनल लैंग्वेजेस में कहान करने शुरू कर दिए. उसके उपरांत उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु में वहाँ की सरकार टीचिंग मटेरियल और प्रेपरेटरी मटेरियल उपलब्ध करवा रही है. ऐसा नहीं है, ये व्यवस्थाएं केंद्र सरकार में भी हैं और हम हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि राज्य सरकारें भी उसका लाभ लें. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उदाहरण के तौर पर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सेट अप अर्ली 1950s, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी शिलान्यास किया था, प्रथम राष्ट्रपति. वो उसका यही दायित्व है, यही मैंडेट है, और समय समय पर प्रदेशों के अधिकारियों और वहाँ के दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए इस तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं. अब इसके अतिरिक्त मालूक नागर साहब ने एक बात कही कि बॉर्डर विलेजेस की विशेष चिंता की जानी चाहिए. शायद उनके ध्यान में होगा कि मोदी जी ने ही इन सीमावर्ती गांव के नाम को आखिरी गांव से बदल करके पहला गांव किया. यानी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान, जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी की, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे वो शौचालय का है, वो सुविधा के साथ साथ सम्मान देती है, विच रेजेज द एस्टीम ऑफ द कॉमन इंडियन. और उन्होंने कहा कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी समय समय पर किस प्रकार से जायज़ा लिया जाता है. हमारे पास पहले ही उसके लिए व्यवस्था मौजूद है और अब उसको भी
तरह तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सुदृढ़ करने का काम किया गया है। इसी प्रकार सारंगी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आइडियली दिस सिचुएशन शुड नॉट हैव अरिजन। हमारे संस्कार इतने मजबूत हों, हमारी विरासत से लिए गए हमारे मूल्य इतने मजबूत हों, हमारी इंटेग्रिटी इतनी मजबूत हो, तो शायद इस तरह के विधेयक की आवश्यकता नहीं होगी, शायद फिर इस तरह के कानून की जरूरत भी ना हो। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भी ठीक कहा कि जब तक वो स्थिति नहीं आती, if we actually rise to that is the ideal level which Mahatma Gandhi once said, what is the meaning of non-violence? Non-violence is not the virtue of the meek or the weak. मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं, मैं दुर्बल हूँ, डरता हूँ मुकाबला करने से और कहता हूँ कि साहब मैं हिंसा का पुजारी हूँ, मेरे ऊपर हमला ना करिए, तो वो मेरी कायरता है, वो हिंसा नहीं। ये गांधी जी ने भी कहा, ये गौतम बुद्ध ने भी। बट टिल वी राइज टू दैट लेवल, और जिस दिन हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, फिर ना हमें एंटी करप्शन की आवश्यकता होगी, ना विजिलेंस एजेंसी की बात होगी। लेकिन तब तक, क्योंकि ये संसार है, इसे कुरीतियों से बचाना भी हमारा दायित्व है। और जैसे वो इकबाल का एक शेर है कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दो। आइडियली हार्ट शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाय द ब्रेन, बट डज नॉट हैपन ऑलवेज। और इसलिए इन कुरीतियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। इसी प्रकार कल्याण बैनर्जी का ये की चिंता थी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कैसे हो। एंड दादा श्योर, आई एग्री विद यू, ऑल ऑफ अस एग्री, implementation is equally important. If we have not been able to accomplish it to the expected levels, to the desired levels, all of us, the entire society is responsible for it. यही सरकार थी, यही विभाग था डीओपीटी का। सन 2018 में मेरे ही माध्यम से यहाँ एक विधेयक लाया गया था। 1988 का एंटी करप्शन कानून हमने संशोधित किया और हमने रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी उसके दायरे में लाया। So the bribe taker alone was not made culpable, the bribe giver also. कहने का तात्पर्य ये कि जितनी भी यहाँ पर रचनाएं हो रही हैं, इन सारे नियमों की, विधायकों की मोदी जी के नेतृत्व में निहायत ही संवेदनशीलता के साथ हो रही हैं। इसी तरह से जस्टिस मासूदी साहब का कहना ठीक है कि जस्टिस प्लेइंग फील्ड इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, and actually we are aiming at that. In the beginning of my opening remarks, I mentioned we brought in the rule to abolish interview. Interview abolish करना इतना आसान नहीं रहता, और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत राजनीतिज्ञों को आती है। अगर नहीं आती होती तो 65 साल पहले ही ख़त्म कर दिया जाता, क्योंकि फिर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कार्यकर्ता, आपका प्रिय। लेकिन ये घोर पाप ना हो। मोदी जी ने ये कहा, ये सिखाया कि जहाँ जिस चीज़ की कमी रह गई है उसकी पूर्ति करनी है, फिर उसके बाद जनता के विवेक पर छोड़ देंगे। अब एम के प्रेमचंद जी ने ये कहा कि देयर इज अ मिसइंटरप्रिटेशन इन द प्रोविजो which is not required, that those who are not found guilty among the officials would be spared. I agree with you. आपका कहना था कि वो तो स्वाभाविक है. If he is not guilty, why do you mention it in the bill? I agree with you. Academically you are right. But ये mention इसीलिए किया गया कि कहीं दूर दूर से गलती से भी ये धारणा ना जाए कि ये विधेयक किसी को अनावश्यक परेशान करने के लिए लाया गया है। विद्यार्थी उम्मीदवार को तो कदापि नहीं, कतई नहीं, लेकिन किसी अधिकारी को भी नहीं, यदि वो गुड फेथ में काम कर रहा है। सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि पारदर्शिता भी होनी चाहिए। वो एक दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर इट राइट फ्रॉम द डे द एबॉलिशन ऑफ इंटरव्यू वाज डन, the abolition of attestation was done, and उन्होंने 12वीं फेल उस सिनेमा का उदाहरण भी दिया
और उस जमी जमाई व्यवस्था का। इंसिडेंटली यू विल बी यूज्ड टू नो दैट जब आप क्रेडेंशियल्स देखते हैं 12वीं फेल के पिक्चर के, उसमें एक्नॉलेजमेंट्स में एक नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है क्योंकि विदु जी हमारे मित्र हैं तो मैंने भी थोड़ा सा उनके साथ सहयोग किया था। मैंने कहा ज़्यादा उसमें तफसील ना दीजिएगा, आई डोंट नो हाउ इट विल बी टेकन, बट नेवरदलेस इट्स एन अवार्ड विनिंग मूवी। और वो जमी जमाई व्यवस्था जिसकी आप बात कर रही हैं, उसी के ऊपर प्रहार करने के लिए इस तरह का विधेयक लाया गया है। एंड इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। जैसे कहते हैं शास्त्रों में संस्कार बदलने में 2 पीढ़ियां लगती है, 3 पीढ़ियां लगती है, तो 3 पीढ़ियों के बाद उसके परिणाम मिलते हैं। बट वी हैव एटलीस्ट मेड अ बिगिनिंग। द रैशनेल ऑफ दिस लेजिस्लेशन, एज यू राइटली सेड, एंड आई थिंक दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई बिफोर ऑल द अदर फ्रेंड्स, कि जब इस तरह का हमारे पास क्रिमिनल लॉ भी है तो क्या ज़रूरत थी उसका। ये है कि दिस इज़ अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बिकॉज इन द एग्जिस्टिंग भारतीय न्याय संहिता offenses like this are not specifically mentioned, and therefore we have identified and tried to define the unfair means in the conduct of examinations to the best of our ability. So we have tried to target that particular part, and of course, as you rightly hinted, if the magnitude of the crime goes beyond an extent, obviously it will fall in the domain of the Bharatiya न्याय संहिता और दी अर्सवाइल IPC। इम्तियाज साहब बड़े गुस्से में बोल रहे थे, तो वो कह रहे थे, वो गिनवा रहे थे वो सूबे जहाँ जहाँ के नाम नहीं लिए गए, तो कहने लगे वहाँ पर भी इस तरह का होता है, ऐसा नहीं होता, महाराष्ट्र में भी होता है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गया कि उनको गुस्सा क्यों आया। वो फिल्म आनंद में आनंद कहता है डॉक्टर भास्कर को कि बाबू मोशाय मैं समझ गया तुम्हें गुस्सा क्यों आया, तुम्हें मुझ पर नहीं अपने आप पर आया। मैंने तो शुरू में ही कहा कि सभी प्रदेशों में हो रहा है, और अधीर रंजन जी ने पढ़ा, सुबह डॉक्टर सत्यपाल ने भी पढ़ा वो समाचार पत्र कि 15 प्रदेशों में इस तरह के, 15 सूबों में इस तरह की घटाई हुई। और अगर आपको याद होगा तो शुरू में आरंभ में इन माई इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जिन प्रदेशों के मैंने नाम गिनवाए, आखिर में एक नाम जम्मू कश्मीर का भी था, जस्ट टू मेक इट एविडेंट दैट दिस इज अ मेनेस, दिस इज अ प्रॉब्लम बीइंग कन्फ्रंटेड बाय डिफरेंट। हाँ, कहीं कहीं जहाँ व्यवस्थाएं कम हैं, प्रशासनिक अभाव है, अब राजस्थान में एक के बाद एक घोटाले होते रहे, अब उसका जवाब तो राजनीति की देना होगा, और लोगों ने उसका जवाब दे भी दिया, और सरकार बदलने के बाद वो बंद हो गए। 3 एग्जाम हो गए, तीनों एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में तो चुनाव का मुद्दा ही ये बना, अब उसमें क्या कहा जाए, जहां जहां प्रशासनिक अभाव रहेगा वहां इस तरह रहेगा। सुप्रिया जी ने एक और बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, और होना अनिवार्य भी है, और बहुत सारे ऐसे घोटाले ये जो हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुए। आजकल AI का भी इस्तेमाल हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, दैट इज़ वाई आई डिडंट स्पीक अबाउट इट। लेकिन जब हमारे रूल्स बनते हैं तो हमारे मन में ये भी कल्पना है कि हम एक ऐसी टोली, ऐसी कमेटी गठित करेंगे विशेषज्ञों की, जो समय समय पर इसका सर्वेलेंस भी करे, जो समय समय पर इसको अपडेट भी करे, हमें भी समझाए, जो समय समय पर यूनिफॉर्मिटी भी लाए, क्योंकि जब संख्या बढ़ गई उम्मीदवारों की, वेंडर्स की संख्या की कमी है, उसको भी आने वाले समय बढ़ाना पड़ेगा। जब वो सब लेटिंग करते हैं तो उससे भी कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, उसके लिए हम विशेषज्ञों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। डायरेक्टर्स और ऑफिशियल फंक्शनरीज का जहाँ तक प्रश्न है, उसके लिए भी ये रखा गया है कि जहाँ ये साबित होगा क्योंकि किसी अधिकारी ने मिली भगत करके किसी माफिया की मदद की हो, तो आप मेरे से सहमत होंगे उसको तो बख्शा नहीं जा सकता। और ये कहा गया अधीर रंजन जी ने कि आपने सज़ा दे दी लेकिन समाधान नहीं दिया। अधीर जी, though I am not a law knowing person, to my primitive or limited knowledge, punishment itself is a deterrent for prevention.
this is the first step towards prevention. And then, as we move on from this experience, we will collectively apply our minds and go in for further also. But if we don't take even this first step, we will not be preventing anything at all. Baki, no, both. No, that is what I am saying. Punishment of a culprit is also a means of deterring the crime to happen again, which also is a preventive measure. A. B. If you take prevention in the larger scale, preventing the technological lapses happening, or prevention at the level of the means used, I said we will, in the times to come, envisage including experts to offer their inputs for that. But at least let us take this first step. और इसमें जो हमने लेजिस्लेशन पर जो प्रपोज की है, उसमें आपने तो पढ़ ही लिया कि 3 साल से 5 साल अप टू 10 लाख, बट उसमें सर्विस प्रोवाइडर का अलग से जिक्र आया है और सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्टर, क्योंकि बहुत से सदस्यों ने ये चिंता व्यक्त की कि इस तरह से बहुत सी संस्थाएं खुल गई हैं, ये भी एक पेशा बन गया, इम्तिहान करवाना और फिर इम्तिहान में पास करवाने की भी फीस पहले से ले लेनी. So how do we handle that? So we have tried to classify the institution which is found involved in conducting such exams. And in case of public servants, of course, if it is happening by default or in good faith, the person will not be culpable. But in case it is, then of course. And beyond that, we would also go into the domain of भारतीय न्याय संहिता. अब इससे अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं बात समाप्त करने से पहले ये कहूँगा कि ये बड़ी संवेदनशील सरकार है और जो भी ये नियम बनाया गया है बड़ी संवेदनशीलता के साथ बनाया गया है, और एक ऐसे समय में जब हम पूरी तरह से युवाओं को अपना सामर्थ्य, अपनी सेवाएं पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता से समर्पित करने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं. एंड वी हैव अ ह्यूज स्टेक in the youth of this country who comprise more than 70% of population below the age of 40. And therefore, we cannot allow the meritorious to be sacrificed at the altar of such organized crimes or such self-centered elements in this society. इसी सरकार ने एक इकोसिस्टम जो बनाया है, उसका लाभ भी, सदुपयोग भी तभी हो पाएगा यदि हम युवाओं के लिए इस प्रकार का संरक्षण देंगे. हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, विच गिव्स यू द लिबर्टी ऑफ एंट्री एग्जिट, ताकि आप यू डोंट बिकम प्रिजनर ऑफ योर एस्पिरेशन. कि आपने डॉक्टर बनने के लिए 12वीं जमात में कर लिया मेडिकल, डॉक्टर नहीं बन पाए, फिर क्या करें? बीएससी करेंगे, वो भी उसी सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, वो भी नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? फिर आप एमएससी करेंगे, फिर भी वही सब्जेक्ट, फिर भी कुछ नहीं बने, कहीं अध्यापक प्रोफेसर नहीं बने तो क्या करेंगे? पीएचडी. हेयर यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट्स, you can juggle your subjects, you can combine economics with biology. और जैसे जैसे आपका एप्टीट्यूड ग्रो होता है, आपको अपने अंदर एहसास होता है कि नो आई एम मेंट फॉर दिस. बम्बई हर व्यक्ति एक्टर बनने जाता है, हीरो बनने जाता है, बाद में वहाँ पहुँच के लगता है कि नहीं, हीरो बनना मेरे बस की बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा. इसलिए उस इकोसिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए भी इस तरह का, और इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के उस वर्गों की चिंता की है जिनकी अभी तक किसी सरकार ने की. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कभी किसी ने रेडी वाले की चिंता की? आते जाते दूसरी नजर भी न देखते थे, ज्यादा पुलिस वाला आगे ठोकर मार के उसको आगे पीछे कर देता. बिल पे आओ. और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वो लोग जो अपनी जीविका भी कमाते हैं और भारत की संस्कृति सभ्यता को भी जिंदा रखते हैं. चले पास करें. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. और इसीलिए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं दादा, यू डोंट अंडरस्टैंड. डाटा लीक हो रहा भी तो इसी का कारण है. इसी डाटा लीक इज अ मींस ऑफ मैनिपुलेशन, दैट इज अ मैल प्रैक्टिस. जब आप है उस, अरे आप
समझा नहीं। दैट इज नॉट इन द परव्यू ऑफ दिस बिल। बिल आपका मैल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन का है। सो डाटा लीकेज एज ए मैल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अंडर द परव्यू ऑफ दिस बिल। बिल नहीं है। अच्छा, आप भटक रहे हैं विषय से। अगर मैल प्रैक्टिस में डाटा लीक होता है तो वो भी इसके दायरे में आता है। अब बात समाप्त करने से पहले अध्यक्ष महोदय, मैंने जहां से बात प्रारंभ की थी वहीं से अपनी ओर से, और मुझे विश्वास है इसमें दादा अधीर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, एक अपील करके सभी सदस्यों से, सभी भारतवासियों से कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को किसी से हाथों में उसको छेड़छाड़ ना होने दें, उनको उस तनाव की परिस्थिति में ना पड़ने दें जो इन आत्महत्याओं में परिवर्तित होते हैं। और मैं अपील करता हूं माता पिता से भी, बच्चों से भी, कि वो इस बदलते हुए नए युग में मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका, अपना योगदान निभाने के लिए अपने आप को समर्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष